नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, हमारा आपसे निवेदन है कि सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, आप ही की आवाज़ है और इस आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। हम आपसे किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते, उम्मीद करते हैं तो आप नोटिफ़िकेशन बटन ऑन करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट करें। आज हमारे साथ एक बड़ा प्रभुत्व पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें जय नारायण व्यास, एजुकेशनिस्ट एंड थिंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है जय नारायण व्यास जी आपका। हमारे साथ जज कोलसे पाटिल जुड़े हुए हैं, फॉर्मर जज, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, और प्रकाश पोरे साहब, संपादक, देशी एडिटर इन चीफ, दैनिक देशोन्नति देशोन्नति और कई भाषाओं के अखबार चलाने वाले प्रकाश पोरे जी, इनको सब लोग जानते हैं। तो आज मेरी प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो गृह मंत्री अमित शाह के राज्यपालों को सशक्त बनाने वाले नए कानून के ऊपर है। अमित शाह का विधेयक, जिसके तहत 30 दिन में जेल में रहने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा। कन्विक्शन की जरूरत नहीं है, गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर्स को 30 दिन की जेल के बाद सैक कर सकते हैं, चाहे उनका दोष प्रूव होता है या नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईडी की कार्रवाई को काफी मानता है एक सीएम का उसका पद लेने के लिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए और उसके बाद वो फिर वापस आके चीफ मिनिस्टर बने, तो ये अब विधेयक आ जाएगा तो ये ऐसे कामों को रोक देगा कि एक बार चीफ मिनिस्टर जेल चले जाएंगे तो उसके बाद वो दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उनको दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एमएलए सीट भी शायद चली जाएगी। अभी इस पर बात क्लियर नहीं है, जब वो विधेयक सामने आएगा, पार्लियामेंट में पेश होगा, उस समय देखा जाएगा। अब क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई होम मिनिस्ट्री के अंडर हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पीएमएलए कानून के तहत ईडी, सीबीआई जिस किसी को भी इंडाइट करेगी, और उसमें आपने पहले ही देखा है बहुत सारी विवेचनाओं में, यू आर प्रूवन गिल्टी अनलेस यू कैन प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। तो एक तरीके से भारत के जूरिस्प्रूडेंस को अपसाइड डाउन कर दिया गया है कि पहले होता था कि आप इनोसेंट हैं जब तक साक्ष्य प्रस्तुत ना हो, एविडेंस ना हो, प्रोसिक्यूशन उसमें प्रूव ना कर ले कि आपकी गलती है, आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता था। अब आप पहले ही दोषी करार दिए जाते हैं अनलेस कि आप प्रूव कर सके कि आप इनोसेंट है। तो ये चीजें, ये ब्लूप्रिंट जो है वो सेंटर की डोमिनेशन और आउटराइट डिक्टेटरशिप, कई लोगों का मानना है, उस पर तय कर रहा है। और इस पर आज हम लोग बात करेंगे। जय नारायण व्यास साहब, आप एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, थिंकर भी हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि मोदी सरकार इस तरीके के 3 बिल्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, इसके क्या मायने हैं और क्या वाकई सरकार इन विधेयकों को पास करके इस मॉनसून सेशन में लागू करने वाली है, या फिर ये बिल स्टैंडिंग कमेटी की ओर जाएगा और ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सिर्फ बिहार एसआईआर ही इनका टारगेट है। जी नमस्कार सिंह साहब, मुझे ऐसे चर्चा में आपने शामिल होने का मौका दिया, धन्यवाद। और मेरे दोनों विद्वान साथी, जिनके लिए मैं खुद अपने आप में बहुत इज्जत करता हूं, जिनकी, उन दोनों साथियों को मेरे सादर नमस्कार। आपने बहुत वाजिब प्रश्न छेड़ा है। एक तो पहली बात है कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज that unless you are innocent unless until you are proven guilty। तो पहले तो ये jurisprudence का जो बेस है उसका ही खात्मा करता है। दूसरी बात यह है कि आपको अगर इन्होंने ईडी या सीबीआई या किसी ने इवन पीबीएम एक्ट के तहत, क्योंकि सिविल सप्लाई मिनिस्टर को भी आप अरेस्ट कर सकते हो चाहो तो, बिकॉज फेयर प्राइस शॉप्स आर ऑल अंडर हिम, सो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग देयर, रेड देम एंड डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये जो चीजें हैं वो, उनमें अगर आपको अरेस्ट कर लिए गए तो तब तक आपको जमानत भी नहीं मिलेगी जब तक चार्जशीट तय न किया जाए। तो आपको वैसे भी 30 दिन जेल में रखने का तो एक सरल रास्ता है, आप पे चार्जशीट न बनाए और आप बिल्कुल आराम से जेल में बैठे रहे और इंतजार करें कब चार्जशीट बनेगा। उसके बाद पहले तो आप खारिज हो चुके होंगे, जो अगर मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है या जो भी है। तो ये एक से ज्यादा चीजों की वजह से मैं मानता हूं कि जो चीज ये लोग करना चाहते हैं, दिस इज नेक्स्ट स्टेज, they are going step by step but with a definite focus
that number one, they want to perpetuate their rule by doing things like SIR. Number two, they want not only to perpetuate their rule, they do not want any opposition. So, which is a basic thing. Friction is the greatest destroyer of energy. But if you remove friction, you can't walk even. तो ये लोकशाही व्यवस्था में आप अपोजिशन को ही उसका ही खात्मा बोला दोगे तो सिंह साहब फिर लोकशाही व्यवस्था रही कहाँ? द्विपक्ष तो रहे नहीं, न पक्ष रहा न प्रतिपक्ष रहा, तो एक तरह से आप हो गए सरमुखत्यारशाह हो गए। और जो सरकार सरमुखत्यारशाह हुई वो वैसे भी क्यूरेटिंग ऑफ वोटर लिस्ट तो आप कर ही रहे हैं SIR के माध्यम से। अब ये कर लीजिए, यानी कोई भी आपके रास्ते में आता हुआ कोई भी प्रतिभा दिखे कि जिसको आप ठीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें मिनिस्टर और अमेंडमेंट में फॉर्मर मिनिस्टर भी लगा दीजिए, तो फिर शरद पवार जी को भी अगर अरेस्ट करना है तो आपको मिल जाएगा रास्ता कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमारा जो बंधारण है वो हमारे लिए सेक्रेड है, और उसी बंधारण के एक एक अंश को करते 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 लोग मिटाए जा रहे हैं। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, द वे ही वाज रिप्लाइंग, ही वाज सो कैजुअल कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसमें क्या हो गया, हमें रिवाइज करना था कर लिया, हमारा अधिकार है। कैसे किया, इट इज नॉट ओनली द एंड, इट इज मीन्स ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट, उसकी बात वो नहीं करेंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर ये हो गया पसार, तो फिर इस देश में किसी को भी, कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी है जो कि रूलिंग पार्टी के राइट साइड पे नहीं है, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि वो अगर मंत्री नहीं बन सकता तो फिर कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन भी है जो सरकार बनाने का या ऑपोजिशन में रहकर फिर बातें एग्रेसिवली रजू करने का, वो रहेगा नहीं। कल उठ के आप राहुल जी को ही पकड़ लीजिए, राहुल जी के ऊपर तो 2-3 वैसे भी लगे हुए हैं, पकड़ लीजिए और 30 दिन के लिए वो जेल में रहे, ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक है। और हमारी जो व्यक्ति स्वातंत्र है, आपने सेक्शन 19 सेक्शन 18 की बात की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उसके बिल्कुल जड़ों में एक कुठाराघात करता है। तो ये तो मैं नहीं मानता कि आज जो विपक्ष की स्ट्रेंथ है, ताकत है, और विपक्ष का आज जो मूड है, उसको देखते हुए ये करेंगे क्या। तो ये दो रास्ते हैं इनके पास। एक तो सबको बाहर कर दो हंगामा करते कराते हुए, और इन एब्सेंस ऑफ द ऑपोजिशन पास द बिल एज दे आर एक्स्टम टू, या कॉल फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। बट देन अमेंडमेंट के लिए उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो वहां वो फंसेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आसान नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि अंततोगत्वा ये पूरा जो मसला है वो जाके सिलेक्ट कमेटी के पास फंसेगा और फिर वहां से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बट राइट नाउ इट विल create lot of turbulence, and that turbulence will help diverting the attention which is now पक्का बिल्कुल सर के ऊपर absolutely focused है, उसको कहीं ना कहीं इससे भी गंभीर मुद्दा अब आ गया करके डाइवर्ट करके उसको कहीं और ले जाने का ये प्रयास इनका हो सकता है। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना नहीं है, न तो उनके पास संख्या है, न तो वो कर सकेंगे। और दूसरी बात जहां तक है, सर में वो इतने फंसे हुए हैं कि किसी भी तरह से उसका जान छुड़ाना चाहते हैं, उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है दिन ब दिन उसको रोकना चाहते हैं, जिससे काफी नेगेटिव इनको माइलेज मिल रहा है। तो मैं सिंह साहब ये मानता हूँ, मेरी मर्यादित समझ के मुताबिक। मैं आपके पास आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए। आपने कहा ये बिल्कुल SIR की चीजों को लेकर अब सरकार सख्ते में आ गई है, एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, न्याय की व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए
इस बिल का पास होना लगभग इम्पॉसिबल है। हमारे साथ जलील राठौर साहब श्रीनगर से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खैर मकदम है जलील राठौर साहब। इनको मैंने इसलिए आज बुलाया कि यूटी रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यूटी रीऑर्गेनाइजेशन बिल में पहले तो कह रहे थे कि जेके को जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाना है, और वो स्टेट बनाते बनाते तो क्या वो चीफ मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा कर दिया कि कोई कुछ बोलेगा और वो जेल जाएगा। तो आपने वो विक्रम और बेताल का वो सीरियल देखा होगा, तो बेताल बोलता था विक्रम को कि तू बोलेगा और मैं उड़ूंगा। तो शायद ऐसा ही कुछ माहौल बनने की तैयारी। मैं जज साहब के पास आता हूं। जज पाटिल साहब, इसमें बहुत सारी लीगल चीजें, ज्यूरिस्प्रूडेंस की हमने बात की कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इस चीज का इजाजत नहीं देता कि आप किसी को भी दोषी ठहरा दे। राहुल गांधी की बात की जयनारायण व्यास साहब ने, 2 साल की सजा का केस तो एक चला ही था उनपे, और मान लीजिए उसमें उनकी सजा भी हो गई थी। अगर वो अपील ना करते तो ये तो उन्होंने एमपी पोस्ट से हटा ही दिया था। तो अब तो ये साफ तौर पे 30 दिन की बात कर रहे हैं। अब 30 दिन के लिए किसी को जेल में डालना अपने प्रतिद्वंदी को तो बहुत आसान काम है। हेमंत सोरेन जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तो आपके उनके मिनिस्टर्स जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए। तो कौन रोकता है आपको ऑपोजिशन के सीएम्स को जेल में डालने के लिए? कल को नायडू साहब अगर डिसाइड कर लें कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए रेड्डी साहब को वोट करना है, तो उन पर भी तमाम मामले उनके पास फाइलें हैं, दर्ज करके उनको भी जेल भेज सकते हैं। तो क्या ये इंटिमिडेशन की राजनीति है कि आप अपने अलायंस पार्टनर्स को भी इंटिमिडेट कर रहे हैं, ऑपोजिशन सीएम्स को भी इंटिमिडेट कर रहे हैं? एक बात। और ऑन द सरफेस जो कि कहा जा रहा है कि दिस बिल pretends to ensure accountability, but in reality they are direct attack on opposition chief ministers and the very idea of federal democracy. And मैं आपसे इस पे समझना चाहता हूं, फेडरल डेमोक्रेसी और ऑपोजिशन सीएम्स या ऑपोजिशन लीडर्स पर क्या आघात कर सकती है ये सरकार? देखो, मोदी शाह का जो गेम है वो समझ लीजिए। मेरी तरफ से आप कहेंगे कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो बोलेंगे हम साफ कर रहे हैं, राजनीति साफ कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन नहीं चाहता है। और यदि ये ऑपोजिशन कुछ नहीं करेगा तो ये ऑपोजिशन को खत्म करने की बात है। राहुल तो एक बात है, लेकिन जब वो उन्होंने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, अभी वो अपोजिशन मुक्त भारत कर रहे हैं। यही तो डिक्टेटरशिप है, यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो आरएसएस है। आरएसएस का कहना ही है कि हम मालिक है देश के और तुम सब 2 जन के रोटी का अधिकारी है। तो फिर जेल में जाके रोटी खाई या घर में खाई तो क्या फर्क पड़ता है? तो 2 रोटी खानी है। अभी ये कश्मीर के भाई बैठे हैं, वो बोलेंगे क्या कश्मीर की हालत है। तो ये कानून जो लाए, देखो उन्होंने 1-2 अमेंडमेंट का मैं उल्लेख करता हूं। उन्होंने एक पहले कानून लाया था कि स्टेट को रिजर्वेशन के पावर्स नहीं, 103 अमेंडमेंट थी। दूसरा कानून लाया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बैठता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिठाया। और किसको मिलता है ये 10%? मेरिट में कौन आता है? वही आते। तो ये हमारे 10% भी ले गए और महाराष्ट्र को, मराठों को आरक्षण देना था, तो कानून ऐसा लाया कि आप नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के बिना। उसके बाद वो बदला, लेकिन उनको देना ही नहीं है। हम सब लोगों को कुछ देना नहीं है। और ये मोदी शाह कानून लाते, उसमें मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। मैं 2002 से बोल रहा हूं, जब हमारे मित्र भी मिनिस्टर थे उनके मिनिस्ट्री में, कि ये देश का कुछ भी भला नहीं करते। क्यों बोल रहा हूं? तो जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा नायर का रिपोर्ट है कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। उसमें शाह और शब्द नहीं है। मोदी एंड हिज फ्रेंड शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। देश भुगत रहा है आज। कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं और वो ठंडे बक्से में पड़ गए। तो देश आज भुगत रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का यह तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको तो कबूल नहीं है। उन्होंने जलाए, बाबा साहब के पुतले जलाए, तिरंगा, क्या क्या नहीं किया। स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, क्या नहीं किया उन्होंने। और करने के बाद उनको सत्ता मिली। ये सिर्फ भारत में हो सकता है कि हम कभी सोचते थे कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन बन गया। तो ये सब जो किमया है, ब्राह्मणवाद की किमया है, मीडिया उनका है, सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके। अभी जो कानून आया है 30 दिन पुलिस कस्टडी, ये तो कभी भी कोई भी किसको रख सकता है पुलिस
पुलिस उनके ही है और मैजिस्ट्रेट लेवल के जजेस, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जुडिशरी क्या चल रहा है 10-11 साल में हम देख रहे हैं। तो जुडिशरी को उन्होंने पहले तो बात किया कि तुम आना है नहीं बीच में, हम 30 दिन तुमको रखेंगे और फिर तुमको निकाल देंगे। दूसरी बात ऐसी है कि कोर्ट भी क्या करता था, आपको मैं एक याद दिलाता हूं। इनकी सरकार कब आई? अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ। अन्ना हजारे की डिमांड क्या थी? अन्ना हजारे की डिमांड थी जन लोकपाल बिल। वो एक मूर्ख मुकड़ा था, उसको जनलोक बिल का अर्थ ही मालूम नहीं कि जनलोक बिल के माध्यम से वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बैठेगा, चीफ जस्टिस के ऊपर बैठेगा और वो नॉन इलेक्टेड होगा। तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? और ये मांग थी उनकी। अभी आपके गुजरात में भी पटेल लोग मांग कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? तो ये ऐसी मांग करनी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठती नहीं, जो मंजूर नहीं होगी, वो लाने की और देश को डिस्टर्ब करने की इनकी ये बहुत बड़ी साजिश है। 18 बॉम्ब फोड़ के इन्होंने तो किसी ने तपास नहीं हुआ। तपास यंत्रणा उनकी है। तो ये क्या क्या नहीं करते, कितने दंगे किए, क्या हुआ? तो देश को हमेशा अशांत रखने की जो ब्राह्मणवादी सोच है, जहरीली सोच है। तो मैं तो आपको सबको बोलता हूं कि 1976 में मैंने पहली बार कहा था कि हमारे सभी दुखों की जड़ आरएसएस की या ब्राह्मणवादी सोच की कारण है। तो ये जो आज कानून लाया, तो संविधान संस्थाएं उनके पास है, जुडिशरी भी हिम्मत नहीं करती। हम देख रहे हैं किसी ना कुछ तो लफड़ा है ना। हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रकाश भाऊ जानते हैं कि उनके पास से मैं 2 समय की रोटी मांगता था, आंदोलन करता था। तो हमारे पास क्या है? 10-5 पायजामे शेड लेके जाएंगे तो, और ईडी में भी रखेंगे। तो अभी मैंने बोला था व्यास जी, एनआईए मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए आई थी। मैंने बोला होगा पूर्वी, एनआईए आया था मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। ये बड़ा घर के बाजू में पुलिस का बंदोबस्त और एनआईए, मैं बालकनी में था ऊपर। तो मैंने क्या करूं, बैग लेके आऊं क्या, कैसा आऊं? नहीं, बोले सर आपका स्टेटमेंट लेना है। तो मैंने कहा ले लो स्टेटमेंट कि मोदी शाह खूनी है, लिखो। बोले सर कैसे लिखेंगे? मैंने कहा वो तो मेरा स्टेटमेंट है ना, तुम मेरा स्टेटमेंट लेने आए ना। तो ये जो सब एक माहौल बना रहे हैं। और उस समय मेरे गुरु थे जस्टिस सावंत, उनको मैंने बोला कि मैं बहुत तंग आ गया हूं, मैं जाता हूं अमेरिका में असाइलम लेता हूं। मेरे गुरु बहुत पक्के थे, वो बोले कि भाई यहाँ की जेल में मरो ना, वहां जाके क्यों मरते? तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ी और मैं 47 की उम्र से कहता हूं कि ना मैं पुलिस का डरूंगा, ना जेल का डरूंगा, ना मरने को डरूंगा। तो क्या करेंगे तुम? तो उस दिन भी मैंने एनआईए को बोला, तुम क्या हमको डरते क्या? हम तो अभी भी तैयार है कपड़े लेके, चलो जेल में जाएंगे। नहीं सर बोले, आपका बदल हमारे आपके बारे में हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने चलो जेल भी खिलाता हूँ। स्टेटमेंट तुम नहीं ले रहे, जेल भी खिलाए उनको गरम गरम, और मिसेस के पांव पड़ के चले गए। ये जो डरता नहीं ना, उसको वो डरा नहीं सकते। और जो डरता है वो हर दिन मरता है। मरने को भी इसकी फिक्र है ना, अरे मरेंगे, हर दिन मरता है वो। तो इसलिए मैं पहले से इनको बोला था कि क्रिमिनल लॉ क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ? 1 इनोसेंट पर्सन, 100 गए तो चलेगा, लेकिन 1 इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी हैंग्ड, पनिश्ड। ये तो सब इनोसेंट को पनिश कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस कस्टडी लेना है। मुझे पुलिस कस्टडी में रखा था कांग्रेस के जमाने में, मैजिस्ट्रेट मैनेज हुआ, इंस्पेक्टर मैनेज हुआ। ये राणे था, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। राणे ने चैलेंज किया कि तुम कोकन में आके दिखाओ। तो मैंने कहा कोकन तेरे बाप का है क्या? मैं आया। आने के बाद उसने वो रिवेंज लिया और मुझे पुलिस कस्टडी, जेल सब हुआ है। सब मुझे सब मालूम है, सब तरकीबें उनके मालूम है। लेकिन आज की स्थिति में ये बिल लाने के लिए उनकी क्या मेजोरिटी है, कहाँ 2/3 मेजोरिटी उनको मिलने वाली है? तो ये जो मैं बोलता हूँ ना कि दूध के तालाब में सुसु करने वाली जमात, बस सुसु किया बाकी खत्म हो गया। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन हमें बहुत काम करना चाहिए। वैसे ऐसा यहाँ बोल के फिर होता नहीं, बहुत काम करना चाहिए। ये ऐसे जाएंगे नहीं। ये जी
मरे दम तक लड़ेंगे, और लड़ने के तरीका क्रूएल है, छलकपटी है, मेरिट पे तो कुछ लड़ते नहीं। तो क्या ज्ञानेश कुमार कल बोल रहा था, मैंने बोला कि अरे तू क्या है, तू बीजेपी का कार्यकर्ता है कि चुनाव आए? मैं इस पे आया था, पब्लिक इंडिया पर आया था मैं बोलने के लिए, तो मैंने कहा क्या है ये भाषा, क्या है इसकी? गुंडा जैसा बोल रहा था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लेवल के आदमी को गुंडा जैसी भाषा शोभा देती है? और कौन से कानून के तहत तो एफिडेविट मांगता है राहुल को? यानी यहाँ कानून का कोई सवाल ही नहीं। लॉ है ना, लॉ, ये जो कानून ला रहे हैं ये ठीक है, लोगों को लगता होगा अरे साफ कर रहा है, अरे मोदी का, अरे यहाँ कोई साफ कर सकता है? तड़ीपार आदमी साफ सफाई राजनीति में कर सकता है? सबसे गंदे आदमी राजनीति में आए और वो राजनीति की साफ सफाई करने की बात करते हैं। यानी क्या है इसका मतलब? भेड़ को बकरी का संरक्षण करने को बोलते हैं। बकरी जानते हैं ना आप, और भेड़ भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सबके माध्यम से, मुझे सिर्फ जुडिशरी की थोड़ी आशा है, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, अरे उठो उठो, कुछ तो इतिहास करो। आप हमारे ईश्वर है, माँ बाप है, लेकिन वो ईश्वर बनने को तैयार नहीं, माँ बाप बनने को तैयार नहीं। उनको भी क्या डर है? अरे मैंने तो कहा, एक मेरे पहचान के जज है कि चले यार जा, तू भी जेल में जाना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देश में इतिहास होगा तेरा। इतिहास करने की भी इच्छा नहीं है। तो इस माध्यम से मैं आपको सबको विनती करता हूं, ये कांग्रेस को खत्म नहीं कर सके, विपक्ष को खत्म नहीं कर सके, और वो कर ही नहीं सकते। भारत की जो डीएनए है वो बहुत अलग है, लेकिन आज हम सब चुप है, डरते हैं। तो इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ, डरो मत यार, डरो मत। और क्या होगा, मरेंगे तो हमारे बिना क्या देश चलेगा नहीं क्या? तो जी तो जलील साहब, यूटी ऑर्गेनाइजेशनल बिल भी साथ में इसके है। कल तक तो शाम तक यही खबर थी कि यूटी ऑर्गेनाइजेशनल बिल पर या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने पर कुछ कार्रवाई हो रही है, पर जब सुबह पर्दा खुला तो वो फिर कुछ और ही निकला। तो जिसको कहते हैं कि लिफाफे का मलजूम कुछ और था और उसके अंदर की कहानी कुछ और थी। तो अब ये जो नई चीज आ रही है जिसमें सीबीआई, ईडी, एनआईए, अदर एजेंसीज, आपके आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद सेंटर का रूल ही है एक तरीके से, और स्टेटहुड भी नहीं दिया जा रहा है, स्टेट के इलेक्शन भी हो गए। एक चुनी हुई सरकार, जो माशरे द्वारा चुनी हुई सरकार को भंग करने का दायित्व जो है वो गवर्नर को दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है, फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को निस्ता नाबूद करने की साजिश है। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से जो वादा इस सरकार ने किया था कि हम स्टेटहुड दिलाएंगे, शांति बहाल करेंगे, उसको वापस डेवलपमेंट पे लेके जाएंगे, आपको क्या लगता है आज की डेट में जम्मू कश्मीर का क्या हालात हैं, और क्या ये सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में सोचती भी है या सिर्फ उसको एज अ वेपनाइजेशन प्रोग्राम यूज करती है कि देखिए 370 हटा दिया और भारत में देखिए सबको कंट्रोल कर लिया, अब हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई बोल नहीं सकता? सारा माजरा क्या है जलील साहब? जी, मेरी तरफ से आपको आदाब, और जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से अभिनंदन, और देखने वालों को भी, जो शो देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से अभिनंदन। देखिए, ये जो मसला है, आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनैक्ट किया था, उसको बार-बार ये छेड़ रहे हैं, और अपने तकाज़ों के मुताबिक जहाँ भी इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर से कोई आवाज़ उठती है, तो उस वक़्त वो इसको छेड़ने या उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की फंक्शन पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ी हताशा में एक ऐलान किया कि हम लोग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं, उनमें हम एक दस्तखती मुहिम, सिग्नेचर कैंपेन चलाएँगे, जिनमें स्टेटहुड की माँग की जाएगी, और वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पेश किया जाएगा, और उसको और इन दोनों इदारों को इस तरह बाध्य किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है, और जो उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे उन्होंने प्रॉमिस किया है, न सिर्फ पार्लियामेंट ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी प्रॉमिस किया है
वो उनको वापस दिया जाए। एक और जो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी हताशा की बात थी, वो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटहुड के हवाले से जब सुनवाई हुई प्रीवियस वन, उसमें ऑनरेबल जज ने ये कहा कि हम पहलगाम जैसे वाकये को स्टेटहुड की वापसी को कंसिडर करते हुए उसको भी भुला नहीं सकते हैं या उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसका वाज़ह ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसे इशारे मिले कि हाल फिलहाल में स्टेटहुड की वापसी नामुमकिन है। मैं आपके साथ शायद बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ और मैंने हमेशा आपको ये बताया कि मुश्किल उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ थोड़ी चली गई, सुप्रीम क्लियर कोर्ट नहीं ऑफ आई। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ जी, जी, कॉल आई थी, मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑब्जर्वेशन था, उसके साथ ही दूसरी बात जो ये है कि मैं आपको हर जितने भी शो मैंने आपके साथ किए और जब स्टेटहुड की बात चली तो मैंने कहा यहाँ इलेक्शन होना भी नामुमकिन था, क्योंकि सरकार के याददाश्त में वो एक बार 2019 5 अगस्त को यहाँ का स्पेशल स्टेटस खत्म करके और इसके स्टेट के 2 टुकड़े करके ये भूल गए कि इन्होंने इसको वापस स्टेटहुड देना था। तो अभी अब जो ये आज की बिल की जो बात हो रही है, उसमें ये गाज न सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार पर या जम्मू कश्मीर के मंत्रियों या चीफ मिनिस्टर पे गिरने वाली होगी, बल्कि इस तरह इन्होंने अपने जो इनके सहयोगी हैं, ये तलवार अब अ, नायडू और नीतीश पर भी लटक रही है और इट इज़ हाई टाइम इस वक़्त कि वो इस बारे में गौर करें। खैर दूसरी तरफ जो मतलब जो तरफ कमजोर होता है तो फिर वो इस तरह की कोशिशें करता है जिसमें फिर ब्रूटल ऑटोक्रेसी आती है। तो मैं इस बिल को जो ये आज पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं, एक ब्रूटल ऑटोक्रेसी की तरफ जाने वाला कदम समझता हूँ, जिसमें जो फेडरलिज्म है वो मुल्क का खतरे में पड़ेगा और मेरे ख्याल से इस बिल की काफी अपोजिशन होगी और शायद इस बार इनके लिए ये नामुमकिन होगा कि इस बिल को वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने की जो सोच रहे हैं, क्योंकि सब खेल जो बिगाड़ा वो 400 पार के फेल होने को नहीं बिगाड़ा। 240 के हिंसे पे जो ये आके अटक गए, उसकी वजह से अब इनको अपना फ्यूचर बहुत ब्लीक लग रहा है और जिस तरह की नहीं के बाद मुल्क में उभर रहे हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हैं और परेशानी के आलम में ये जो उछल-कूद कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से इसका शायद कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। मुल्क में इंतशार फैलेगा, कन्फ्यूजन फैलेगा, जो एनार्की पे कल्मिनेट होगा। तो ये खतरनाक है ये इस तरह का कदम हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर हर इकाई को, मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, अपने तौर से हुकूमत बनाने का, अपने तौर से हुकूमत चलाने का हक हासिल है और अगर कोई अब इससे आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ जाएगा तो उसके लिए वेपन के तौर इनके पास काफ़ी एजेंसीज हैं। मतलब ऐसी भी एजेंसीज हैं जिनका नाम लेने से कॉन्टेम्प्ट हो सकता है। तो ये सोच रहे हैं कि उन 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 एजेंसीज को इस्तेमाल करके इनको इनके हाथ-पाँव किसी न किसी तरह बाँध के रखें। अब ये देखना है कि अपोज़िशन की तरफ से और ख़ासकर हमारे स्टेट की तरफ से मैंने कई बार कहा कि यहाँ के जो हमारे हुकूमत है इस वक़्त, ख़ासकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद, उन पे भी केस चल रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन में डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का केस एक चल रहा है। ये उनके लिए भी रहा है और दूसरी बात ये है कि जब तक आप अपने हुकूक के बारे में सीरियस नहीं होते और जिस प्लैंक पे आप इलेक्शन लड़के आए हो और जिस प्लैंक पे आपने लोगों को एक तरफ से अपनी तरफ वापस मोड़ दिया, जो कि आपसे भी काफी नाखुश थे, आपने बाजी में जितनी भी गलतियां की जिसका खमियाजा यहाँ के स्टेट के लोग अब भुगत रहे हैं, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनकी जो गलतियां हैं और इनकी जो सत्ता के नजदीक रहने की जो लालसा है, उसकी वजह से जो तकलीफ यहाँ के लोगों को हर तरह से, खासकर यहाँ के जो साइके है उस पर जो अटैक हुआ है, वो लोग उसको समझ रहे हैं और काफी बददिल हैं और ये जो एक तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये सिग्नेचर कैंपेन मीन्स नथिंग। ये लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि हमने सिग्नेचर तो उसी दिन कर दिया जब उमर अब्दुल्ला की बात पे यकीन करके, जब उसने झोली फैला के वोट मांगे,
370 और स्टेटहुड की वापसी के नाम पे हमने उसी वक्त साइन किए थे, सिग्नेचर्स किए थे। अब ये नया शोशा क्या है? लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट शायद इससे भुदक गई है और इसलिए ये जो अमेंडमेंट का जल्दी में लेके आए हैं। जल्दी की एक और वजह ये भी थी कि जो बिहार में इस वक्त एक्टिविटीज चल रही हैं राहुल गांधी की, उससे भी ये लोग परेशान हैं। लेकिन जल्दी इस बात की थी कि उमर अब्दुल्ला ने ये कैंपेन शुरू किया है और शायद उनको इससे बाज रखने की एक कोशिश है कि आप ज्यादा उछलो मत, कूदो मत। आपके सर पर वैसे भी हमने एलजी को सवार करके रखा है और दो धारी इस वक्त यहाँ पे हुकूमत चल रही है, जहाँ पे ऑल द सेज ऑफ दैट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो तुम अपने इसमें रहो, जो कहते हैं ना कि अपने जामे में रहो, जामे में से आने की बाहर मत कोशिश करो। अब देखते हैं शाम तक इस बिल का क्या, इस पे बहस हो रही है और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या निकलता है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, उनको इससे कोई वास्ता है, ऐसी कोई ये बिल हो या कैसी कोई और बिल, और लाते रहे और लाते रहेंगे। इससे पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, दे नो कि जम्मू कश्मीर के साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं दूसरी जगह से वोट मिले। तो मेजोरिटी को खुश करने के लिए यहाँ एक जो खूबसूरत खित्ता है अपने देश का, यहाँ के लोगों को उनको परेशान रखना या उनकी ख्वाहिशात को दबाना या उनके जो एस्पिरेशंस हैं उन पर पानी फेरना, तो ये इस वक्त एक टूल के तौर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन शायद बीजेपी को इस बात का एहसास होगा कि इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट वो जम्मू कश्मीर को मुल्क का एक हिस्सा न सिर्फ जम्मू कश्मीर को मुल्क का एक हिस्सा समझ के, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने लोग समझ के, उनके जज्बात और एहसासात को पहचान के इस तरह की कोशिशों से बाज आएंगे। और यहाँ जो डेमोक्रेटिक डिस्क्रिपेंसी है, डेमोक्रेटिक वैक्यूम है, जो 2019 5 अगस्त के बाद यहाँ क्रिएट हुआ, उसको फिल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों को जो जख्म लगे हैं उनको भी भरने की कोशिश करेंगे। सो वी आर होपफुल कि नजदीक में मुल्क में भी हालात इस हद तक बदल जाएंगे जिसकी की उम्मीद नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के आवाम को इस वक्त की जो मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा हासिल होगा। जी, मैं प्रकाश जी के पास आता हूं। प्रकाश जी, अभी जो बात जो है उठाई आपके जलील भाई ने, और जलील भाई ने इस बात पर जिक्र किया कि देखिए किस तरीके से फेडरल डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। आपने देखा था किसान आंदोलन भी इसीलिए खड़ा हुआ था कि बगैर किसानों से चर्चा किए किसान बिल पास कर दिए। उसके बाद 13 महीने आंदोलन चला और उस 13 महीने के आंदोलन में देश का किसान दिल्ली की सरहद पर बैठ के 3 कृषि बिलों को वापस करा कर गया। और ये अब जियो रीऑर्गेनाइजेशनल बिल के साथ ये जो सिविल बिल लेके आए हैं, गृह मंत्रालय की ओर से ये बिल पेश किया गया है लोकसभा में। इसमें भी जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के वो तोड़े गए। 19A 19B रूल ये कहता है कि आप पर्याप्त समय लोकसभा के मेंबर्स को, ऑपोजिशन पार्टीज को दें ताकि उस पर विस्तार से चर्चा हो सके। आपने देखा जब बिहार SIR चल रही थी तो 3 बिल पास कर दिए गए आनन फानन में। किसान बिल भी ऐसे ही पास किए गए थे। अब एक नेशनल स्पोर्ट्स बिल पास किया गया जिसमें BCCI को उसके अंडर ले लिया गया। तो सरकार चोरी छुपे बिल्स पास करती है, उनको लोगों पे लागू कर देती है, जहां पब्लिक ओपिनियन बन जाती है उसके अगेंस्ट वो वापस ले लेती है, जहां नहीं बनती उसको चालू कर देती है। तो एक तरीके से गणेश, संवैधानिक तौर पर सरकार नहीं चल रही। ए मैं आपसे गणेश, समझना चाहता हूं जी, तो प्रकाश जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये सारा मामला क्या है। किसान आंदोलन से शुरू हुआ मामला, आज मॉनसून सेशन 2025 के 2 दिन बचे हैं और constitutional amendments giving sweeping powers to the center to remove any chief minister even without a charge sheet or conviction. This opened the door for more rampant misuse of enforcement agencies to target opposition chief ministers, and Modi and Amit Shah's track record in the last decade, we have seen all this. आपका क्या कहना है इस पे प्रकाश जी? अच्छा ऐसा है, अभी हमारे क्या मित्र बोलो, मेरे मार्गदर्शक बोलो, कोलचे पाटिल साहब ने बहुत अच्छी तरह से सारे चीजों के ऊपर प्रकाश डाला ही है। और आपको तो मालूम है बेबाक बोलने के लिए वो बड़े माहिर है, ना ही वो किसको डरते हैं ना कुछ करते हैं। देखिए ऐसा है आत्मज कि अगर एखादा शातिर आदमी या तड़ीपार आदमी, गुंडा, अगर समझ लो सत्ता में बैठता है तो क्या होता है
यही होगा ना अभी जो चल रहा है देश के अंदर। देखिए ऐसा है, इसका दिमाग तो ऑलरेडी कुरापती है, इसीलिए तो ये जज लोया की हत्या से लेके तो सारे चीजें और कितने तो मर्डर के चार्जेस है इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद में भी गृह मंत्री बन गया। अभी आप क्या करेंगे उनका? तो बातें कैसी है पहले कि ये समझना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग बोल के गए थे इसके पहले भी कि ये बीजेपी को सत्ता में मत बैठाओ, लेकिन अभी गलतियां हो गई, बैठा दिए, अभी भुगतना तो पड़ेगा गलतियों का। तो इसी तरीके से अभी फिलहाल में जिस तरीके से इन नलायक और गधों हरामखोरों के हाथ में सत्ता चली गई है, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ वेरी बैड वर्ड, बट मुझे इससे कोई अच्छा शब्द नजर नहीं आता है। क्योंकि देश में जो चल रहा है, आपने किसानों का जिक्र किया आत्मज भाई, मुझे बताइए कि क्या हालत है किसानों की। हमारे विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज 15 किसान सुसाइड कर रहे हैं, और उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को सख्त हिदायतें है कि सुसाइड नहीं लिखने का, आत्महत्या की नहीं लिखने का, लिखने का एक्सीडेंटल डेथ। अब इसके ऊपर और बुरी बात क्या हो सकती है? उसके बावजूद भी मेरे रिपोर्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे एरिया में बैठे, वो जो मुझे रिपोर्टिंग करते हैं उससे मुझे मालूम पड़ता है कि रोज के 15 के ऊपर सुसाइड्स हो रही है। हालत बड़ी खराब है किसानों की, भयंकर हालत है। और क्यों खराब है, हम तो अभी PIL के लिए जा रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी। इन लोगों ने किसानों को किस तरीके से 61 लाख करोड़ रुपए से किस तरीके से पिछले 15 सालों में लूटा, इसका पूरा डेटा हमने निकाला है, और अभी हम जा रहे हैं उनके साथ में। खैर वो अलग बात है, लेकिन बातें क्या है कि अभी जिस तरीके से इन्होंने ये लाया, ये लाने के पीछे तो मकसद एक ही है। जब भी ये लोग ऐसा करते हैं तो कैसा है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़ी रेशा, एक रेशा को अगर छोटी करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाजू में बड़ी रेशा खींचनी पड़ेगी। तो ये वही तो करते हैं हमेशा। ये देखिए पहलगाम एकदम ताजा उदाहरण है देश के अंदर। इनके ऊपर इनके क्या बोलते ये इसके ऊपर काफी चीजें आ गई थी और जिसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो फिर क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने सारा वो पहलगाम करवा दिया। पहलगाम तो उसके बारे में उसका अभी तक के जवाब नहीं दे पा रहे कि क्यों हुआ, क्यों आर्मी नहीं थी, क्यों पुलिस नहीं थी वहां पे। पहले दिन 4 घंटे पहले वहां पुलिस की आर्मी थी, जो कि रिपोर्ट मालूम पड़ा है। तो लेकिन इनको ये करना था ना, इन्हीं के 4 आदमी यही जाके गोलियां करेंगे। जिस तरीके से इसके पहले पुलवामा किया, वो पुलवामा का भी इनके पास में कोई जवाब नहीं, इन्होंने अभी तक के नहीं दिया। पहलगाम का भी वही है। हाँ आपके लिंक तोड़ता हूँ, बॉम्ब स्फोट वो करेंगे और सजा हमको होगी, दंगे वो करेंगे, सजा हमको होगी। क्यों? तो तपास यंत्रणा उनके पास है बस। और तपास यंत्रणा यदि कोर्ट के सामने कुछ रखेगी नहीं तो कोर्ट क्या करेगा? और कोर्ट को भी डर है, लोहिया के बाद कोर्ट भी डरते हैं। ये व्यास जी का जज लोया का नाम लिया, जज लोया का नाम लिया प्रकाश पोरे जी ने, और कहा कि जज लोया के बाद आज की डेट में जज भी डर रहे हैं, जज भी डर रहे हैं। बस वही बात है ना। हर ऐसा कौन आदमी की जिसको खुद के जान की चिंता नहीं है? हर आदमी को रहती है। अब समझ लो मेरे को नहीं है, लेकिन मेरी बीवी को है। अब कोलसे साहब को नहीं है, लेकिन हमारे भाभी जी को है चिंता। अब चिंता तो सबको लगी रहती है भाई। कौन आदमी है जाके सुसाइड करने की सोच रहा है? लेकिन एक बात तो है कि जो को थोड़े बहुत आपके मेरे जैसे लोग ये है जिनको जेल में जाने की चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग कई बार जेल जा चुके। कोलसे पाटिल साहब का तो बहुत रिकॉर्ड है, कई बार वो जेल में गए, कई बार छूटे। सरकार डरती है उनको हाथ लगाने के लिए। उसी तरीके से मेरी महाराष्ट्र में परिस्थिति है। हम तो रोज ही पुलिस से उलझते रहते, ये तो वो देखते कि भाई इंजन आन में मत लगो। तो बातें कहने का मतलब ये है आत्मज की, देखो अमरजीत सिंह, देखो इनको जेल में डालने का प्लान चल रहा था इनको। हाँ। मुझे जेल क्या मालूम है, पुलिस कोठरी क्या मालूम है, तो मैं रो रहा था। ये बोले रोते क्यों? ये बोले मुझे तो जेल में डालने के तो ले डरते। जेल में मैं गया था, रो रहे थे कोलसे साहब। बोल तो रहे। तो ये ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है। देखिए ऐसा है, आंदोलन के अंदर तो कई 100-150 बार हम तो अरेस्ट हो चुके। किसान आंदोलन ने हमें वो मजबूती और वो ताकत दी है। उसी तरीके से सामाजिक कार्य करते करते कोलसे साहब भी कई बार जेल गए। और यही तो हमारी जो हमारी नैतिक जो ताकत है वो यही तो है ना, दूसरा क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अभी फिलहाल में जो राहुल गांधी की रैली चल रही है, वो रैली पर से ध्यान हटाने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जिस तरीके से पहलगाम के समय इसलिए किया कि वो
वक्फ बोर्ड वगैरह कई ऐसे 4-5 चीजें थी इनके आंख पे आई थी। तो करेंगे क्या, तो पहलगाम करवा दिया। सब सारी चर्चा उधर डाइवर्ट, सारा वक्फ बोर्ड वगैरह वो सारा का सारा अंडर कारपेट हो गया। और अभी भी जिस तरीके से चल रहा है ये राहुल गांधी का, अभी वो उनके हाथ में कोई पर्याय नहीं है भैया। करेंगे क्या? मोदी जी तो गायब है, पूरे स्क्रीन से गायब है, इसमें से वो दिखते भी नहीं है, बात भी नहीं है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है उनका। लाल किले के बाद में वो पता नहीं है कहाँ चले गए। हमारे धनखड़ जी भी गायब है, तो कोई चर्चा है नहीं। अभी फिर करेंगे क्या? तो इसीलिए फिर ये नया एक पिल्लू छोड़ दो। तो इसीलिए अभी इन्होंने ये 30 दिन वाला ये छोड़ा है। और देखिए अभी निरंजन भाई साहब से अपने तो काफी अच्छी तरह से उसके ऊपर प्रकाश डाला है कि कानून का किस तरीके से ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये थोड़ी होता है, जब हम डेमोक्रेसी में हैं तो अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी, जब कोर्ट नहीं बोलता है तो ये कौन होते हैं बोलने वाले कि 30 दिन अगर आप सिर्फ जेल में है, रीजन कुछ नहीं है, वेदर इट इज रॉन्ग और अप्रोप्रिएट, आप किसको जाके जेल में डाल दी। कई बार तो इन्होंने जेल में डाल दिया, हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जेल में डाल दिया था 13 महीने, और क्या चाहिए। और संजय राउत को डाल दिया था 2-3 महीने, तो हमारे सामने की एग्जाम्पल है। और इनकी जो भी ईडी केस के अंदर जो है 0.5% कन्विक्शन रेट है या ये है उसके अंदर, और जाके इन्होंने हजारों लोगों को अभी तक के जेल में डाल दिया। हाँ हाँ कुलचे साहब, हेलो। 2% रेट है, 2% रेट है। हाँ हाँ 2%। हाँ तो कहने का मतलब वही है ना कि अरे देखो उसमें बात में कोई दम कुछ नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से ये सब करते हैं, अभी हाथ में इनके पूरा पावर है, ये है, तो अभी करेंगे क्या? ये इनको जो दिल में आ रहा है वो कर रहे। तो दोनों तीनों बातें हैं लोगों का। एक तो जो करंट इश्यू है उसके ऊपर से ध्यान भटकाओ, और उसके बाद में अगर सत्ता भी हाथ में है तो इस तरीके से कानून बना लो कि हमारे खिलाफ में कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि इन्होंने तो अभी देखो, पहले ये क्या बोलते थे कि 2028 तक के हम पूरे ये करेंगे। अभी 2028 की जगह पे अभी क्या कर रही है, 2045 का लोगों को सपना बता रहे हैं। तो तब तक के तो इनको सत्ता में बना रहना ही पड़ेगा ना, बाय हुक और क्रुक। तो अभी लोग जब तक के रास्ते पे नहीं आते, देखिए हमारे सामने बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, हमारे सामने श्रीलंका का एग्जाम्पल है, लेकिन वो देश इसलिए रास्ते पे आए क्योंकि वहां खाने के लाले पड़े थे। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि ये इतने बदमाश और इतने शातिर है, इन्होंने लोगों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे, बाकी के भी पैसे दे रहे। हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 1,10,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट रही है, 1,10,000 करोड़ की। तो अब भला ही कर्जा ले रहे, लेकिन इनको कुछ भी करके सत्ता में बैठे रहो, कुर्सी में जब तक के बैठते नहीं। और देखो पहला जमाना कैसा था, कोई पागल लोग थे हमारे जैसे तुम्हारे जैसे कि सत्ता में जाना है किस लिए, तो लोगों के काम करना है, देश हित के काम करना है, जनता का काम करना है। लेकिन अभी सत्ता में क्यों जाना है, तो 50 खोके एकदम ओके, माल लगाओ माल कमाओ, ऐसे लोग तो सत्ता में जा रहे हैं। तो अभी आप क्या अपेक्षा करेंगे? हमको तो अभी देखना ही है कि अभी मेरा तो लोकशाही के ऊपर से भी ये कहने का मतलब कोई आसार मुझे नजर नहीं आ रहे कि ये डेमोक्रेसी टिकने देंगे या हिटलरशाही लाएंगे या क्या करेंगे, क्योंकि सत्ता अगर इनके हाथ में है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट अधिकारी जो है ना वो सत्ता का सुनते हैं सिर्फ, वो भला ही राइट और रॉन्ग उनको भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा इन्होंने जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी सबको इस तरीके से लाचार बना दिया है कि हर आदमी का एक ही टारगेट है कि मुझे अच्छा पद कैसा मिलेगा और मैं ज्यादा पैसा मुनाफा कौन सा कमाऊंगा, मलाईदार खाता मुझे कैसा मिलेगा। अभी इसी में वो सब लगे हुए हैं। और अभी ऐसा तो आपने सोचना ही नहीं है कि कोई प्रामाणिक आदमी मिलेगा और कुछ होगा करके। तो ये जो बिल लगा है मुझे तो लगता नहीं वो पास होगा, लेकिन अभी कोशिश तो है इनकी ध्यान भटकाने की लोगों की, ये तो चल रहा है। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पोरे जी, आप बने रहिएगा, मैं आपसे दूसरा सवाल भी पूछूंगा। व्यास साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पोरे साहब ने रेज किया, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर 5 किलो राशन। आप सरकार में रहे हैं, बिहार के एसआईआर में 21 लाख लोगों की मौतों का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया, ये कह के कि 2003 के बाद एक डिटेल इंटेंसिव रिवीजन हुआ ही नहीं। मतलब कि लोकसभा में आपको याद है डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 2,56,00,000 से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण में दोनों लॉकडाउन में मृत्यु को प्राप्त हुए, और ऑफिशियल डेटा जो था वो 21.5 लाख का था या 22 लाख का था। अब 22 लाख और 2,52,00,000 में 2.25 करोड़ वोटों का फर्क आता है। अब उनमें मैं कहता हूं अगर 70% भी वोट हों तो करीब 1,80,00,000 1,90,00,000 वोटों की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या कोविड-19 की वैक्सीन के बगैर जिन लोगों की मौतें हुई
अपनी मौत के बाद उन्होंने सरकार को वोट किया। 89 सीटों पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हारा हुआ इलेक्शन जीत गई, 240 की संख्या पार करके सरकार बनाती है, संसदीय दल की मीटिंग नहीं होती, सीधे राष्ट्रपति महोदय के पास जाके स्वेरिंग इन हो जाती है। एनडीए जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था 10 साल से, सडनली एनडीए फिर से खड़ा हो जाता है। नायडू साहब और नीतीश कुमार की क्रचेस पे ये सरकार खड़ी हो जाती है। ये सारा घालमेल, सोशल सिक्योरिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसकी बात अभिषेक मनु सिंह भी करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपने खत्म कर दी। आपने ईडी, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को छोड़ दिया ऑपोजिशन सीएम्स के पीछे, ऑपोजिशन सरकार के पीछे। तमिलनाडु की मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर आपने रेड डाली। कोर्ट ने कहा कि यह रेड असंवैधानिक है क्योंकि आपने इन्फॉर्म नहीं किया, और यह सरकारी संस्था है, कोई ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आपको सेंटर से आदेश आया और आपने जाके उनको वो कर दिया। जानबूझकर केस बनाने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो अब तो काम आसान हो गया, षड्यंत्र रचिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के लिए जेल या मिनिस्टर को या कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को या सीएम को जेल में डालिए और उनको फिर राष्ट्रपति महोदय से। अब राष्ट्रपति महोदय का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि विद इन 3 मंथ्स आरएन रवि केस में तमिलनाडु में कि उनको बिल पास करने चाहिए, उस पर अब राष्ट्रपति महोदय ने एक 14 पॉइंट का सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजों पे खड़ा किया है। पर इसमें तो कोई घालमेल नहीं है। 30 दिन में वो रेकमेंड करें ना करें, 31वें दिन सीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। दोनों बातों पर, सोशल सिक्योरिटी और बिहार एसआईआर में वोटों की 21 लाख वोटों की निकाले जाने पर। देखिए आत्मजीत सिंह जी, एक बात समझ के चलिए कि कायदा इनके लिए तब तक उपयोगी है जब तक वो उसे अपने सहूलियत के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। अदरवाइज दिस इज ए लॉ which looks at the law with total contempt, at constitution with total contempt, and who specialize in Goebbelsian philosophy that a lie told repeatedly dons the garb of the truth. तो ये इनकी साइकी है। तो इन्होंने जो हमारी लोकशाही की व्याख्या जो है उसको भी उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, उनके स्पेलिंग बदल दिए हैं, उसका उच्चारण वही रखा है। लोकशाही की व्याख्या कहती है गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो बाय फोनेटिक्स ठीक है, मगर वहां BUY बाय कर दिया। इलेक्शन के टाइम पे जिसी भी तरीके से आप खरीद सको मतों को और मतों को प्रभावित कर सको, कर लो और जीत लो। फिर उसके बाद जब 5 साल के लिए आए हो तो आप किसी की नहीं सुनोगे, फोर्स द पीपल, कि अब आपको अब जो जिस कंडीशन में रखे वही कंडीशन में रहना है, एंड अल्टीमेटली ऑफ द पीपल, किल देयर कंसाइंस। तो ये डेमोक्रेसी इनके लिए कोई मायना रखती नहीं। एकाधिकारवाद में पले हैं, एकाधिकारवाद की फिलोसॉफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी है, और ये इनकी ही ऑफशूट है, इनका ही बच्चा है, तो जेनेटिकली इनको यही चीजें अपने मिली है, तो इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे नानी पालकीवाला ने अपनी किताब है वी द नेशन, उसमें लिखा है कि इंडिया इज लाइक अ डोंकी लेडन विद गोल्डन बार्स। द डोंकी डजंट नो द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ गोल्ड, नॉनदलेस इट फील्स द लोड ऑफ इट। तो हमारी जो जनता है बाय एंड लार्ज, उसे ये एक वोट देने के अलावा और किसी चीज के लिए समय भी नहीं है, और इनके जो 2 तार जोड़ने में पूरा जिंदगी बीत जाती है। तो ये जो इनकी तकलीफ है, इन पे ये कैपिटलाइज कर रहे हैं। मगर एक बात और भी है कि हर चीज का एक अंत होता है, और मैं मानता हूं कि अभी जो दी थिंग्स विच आर गोइंग, वो एक्सेसिस हो रहे हैं, और एक्सेसिस के लिए हम यही कह सकते हैं कि अति सर्वत्र वर्जेत। तो जो चाहे हिटलर हो चाहे नेपोलियन को, वो बहुत बड़ा योद्धा था, वाटरलू में जाके लड़ने की जरूरत नहीं थी। हिटलर की सेना को रशिया का वो विंटर का क्रूअल विंटर एंड देयर स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के सामने अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं थी।
मगर दुनिया का इतिहास ये कहता है कि इस तरह के सरमुखत्यासा एक चरम सीमा पे पहुंचते हैं और फिर धड़ाम करके गिरते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस चरम सीमा की ओर बहुत जल्दी में जाने की जल्दी में है, क्योंकि जानते हैं कि इससे ज्यादा अब आगे इन चीजें उनके हाथ में नहीं रहेगी। तो चाहे आप इसको सर के खिलाफ समझे, चाहे राहुल गांधी की रैली के खिलाफ समझे, चाहे और इश्यूज देश में उसके खिलाफ समझे, अभी इन्होंने फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट जैसे डिक्लेयर कर दिया 3 करोड़ जॉब देने का, अभी 2 करोड़ वाला तो प्रॉमिस हुआ नहीं। सो आई वांटेड to have a look at what is the employment generation figures, and I wrote also for some newspaper in my column that earlier हर 6 साल में डबल होता था। Now the rate of growth of employment is 3%. So it will take 24 years to double the employment. और ये लोग बोल देते हैं, लोग मान भी जाते हैं, इनको कोई पूछने की किसी की जरूरत भी नहीं है और किसी को जवाब देने की जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है। तो ये सब चीजें जो है अब एक तरह से चरम सीमा की ओर जा रही है, मगर चरम सीमा अत्यंत दुखदायक होती है, विस्फोटक होती है। मैं पाटिल साहब से पूर्णतया सहमत हूँ कि एक तरह से हम उदासीन है अपने हकों की ओर, हम उदासीन है अपनी जो चुनकर जो प्रतिनिधि भेजे हैं उनकी ओर, और कहीं ना कहीं हमें सरकारी तंत्र का खौफ और डर गत 10 साल में हमारे मन में काफी डाल दिया गया है। तो ये सब चीजों को मिल मिला के अभी एक नया ये शगुफा छोड़ा है इन्होंने। होना कुछ नहीं है, अब की बार 400 पर हुआ होता तो जरूर होता, होना कुछ नहीं है, मगर ये शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा और शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा। इसीलिए और जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा है, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल इट इज टेकिंग ए नोज डाइव, ये एक मुद्दा है। हमारी सरहदों पे चाइना जो प्रदेश अपने कब्जे में लेके बैठा है वो मुद्दा है। ट्रंप ने जो 25% पिनल हमारे पे टैरिफ डाला है, सेइंग दैट, और इसमें सिंह साहब इनके जो व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर है ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उन्होंने जो फाइनेंशियल टाइम्स लंदन को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि रशिया से जो तेल आया उसके बेनिफिशियरी तो प्राइवेट सेक्टर है, हमें और आपको तो कुछ मिला नहीं है, और सैंक्शन लगेंगे तो हम पे लगेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ न सिर्फ अपने जो इन्हें गिने दोस्त लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल the cheap Russian oil imports, and we are importing almost 40% of our crude oil requirements from Russia. We are exporting every day 10 million barrels of petrol, diesel and petroleum products from this country to Europe and other places. But the benefit goes to, अब तक तो न्यारा को जाता था, रिलायंस को जाता था, अब न्यारा को भी रशियन ऑयल आना बंद हो जाए, इस तरह परिस्थिति का निर्माण किया। न्यारा में भी काफी तकलीफ है, अभी फुल कैपेसिटी वो नहीं उत्पादन कर सकते, मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो एक ही है और उसका ही उल्लेख इनके जो सिपह सालार है पाकिस्तान के सैन्य के मुखिया है, उन्होंने टैंपा में अपने लेक्चर में भी किया, जब कुरान में से उन्होंने कोट किया कि हाथी के ऊपर पक्षी लोग आए, पेबल्स फेंके और हाथी चकनाचूर हो गए। ये एक कंपैरिजन दी, हाथी रेफर्स टू मुकेश अंबानी एंड अंबानी ग्रुप। एंड दूसरी कंपैरिजन दी कि एक आप चमचमाती मर्सिडीज लो और एक मेटल का भरा हुआ डंपर लो, दो में टक्कर होती है तो मर्सिडीज को ही खोना है, तो हम वी आर लाइक डंपर, हमें कुछ गंवाना नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है। सिचुएशन बहुत खराब है और ये सिचुएशन में से मैं मानता हूं कि ये सज्जन दोनों समझते हैं कि अब बाहर निकलने का कोई कहीं भी वो नहीं है। राजीव कुमार तो भाग गए इस देश से, कहाँ है वो पता नहीं, लगता है किसी और देश की उन्होंने नागरिकता ले ली है इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है। अब आपके उपराष्ट्रपति रेजिग्नेशन देने के बाद कहाँ है, इस देश को जानने का कोई अधिकार नहीं है।
अगर इन लोगों के साथ ये हो सकता है तो आपके और मेरे साथ तो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस। बाहर है और हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच हमारे परम आदरणीय कोलसे पाटिल साहब मार्गदर्शन देने के लिए सदैव मौजूद रहे। मगर कल उठ के उन्होंने चाहा कि नहीं ये हमें रास नहीं आता है तो किसी को भी पकड़ के अंदर कर सकते हैं। तो ये अनाड़ीपन है। तो तर्क का जवाब हो सकता है, वितर्क का हो सकता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता। और ये जो लेकर आए हैं ये कुतर्क है, ये कुछ दिन चलता रहेगा। दिस इज गुड इनफ फॉर फ्यू मोर डेज। बाय दैट टाइम बिहार इलेक्शन will be on the horizon, it will assume the center stage। तब तक ये चलता रहेगा। इससे ज्यादा मैं इसमें कोई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं सोचता हूँ। और दूसरी बात, मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे और आरएसएस के भी टुकड़े होंगे। ये रास्ते पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। इट इज मोर क्लोजर देन एनी टाइम इट वाज थॉट अबाउट। तो कई चीजें इस देश में होने वाली 2025 और 2026 की साल में। तो इसमें से कैसे बाहर निकले और इनकी जो व्यथाएं है कि हमने जो कुछ जमा किया है उसको कैसे बचा के रखे और चुपचाप चले जाए यहाँ से। ये सब मैं मानता हूँ कि उलट पुलट इसके लिए हो रही है। अब हम प्रार्थना करें और तो किसी को करे, ईश्वर को करे कि इनको सद्बुद्धि देने की तो प्रार्थना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक के पुराणों में कभी भी चाहे तारकासुर हो, चाहे वृत्तासुर हो, चाहे बाणासुर हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, हिरण्यकश्यप हो, उत्तानपाद हो, किसी में सद्बुद्धि आई नहीं। तो इनमें भी आए वो मैं नहीं अपेक्षा रखता हूँ। तो सद्बुद्धि तो नहीं आएगी, मगर देश को कम से कम खरोच करके निकले ये लोग, तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर की इस देश पे बहुत बड़ी कृपा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आखिरी टिप्पणी पाटिल साहब से लेता हूँ। पाटिल साहब, आपने अभी जो बात की जज लोया की, अब एक परखला प्रभाकर साहब हैं जो अपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के पतिदेव हैं। उनका भी एक बयान आता है महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर, और वो साफ साफ कहते हैं 89 सीटें ऐसी हैं जिसमें रिगिंग करके भाजपा और सहयोगी दलों को जिताया गया। यदि रिगिंग नहीं होती तो इंडिया गठबंधन 316 सीट के साथ सरकार में होती। 2024 के इलेक्शन को उन्होंने एक फ्रॉड करार दिया। एनडीए 220 से कम सीटों के साथ विपक्ष में बैठा होता। दरअसल इस लोकसभा को भंग कर नए इलेक्शन होने चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का आज बयान आया है। आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं, जेएनयू में अर्थशास्त्र के शिक्षित थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी किए हैं। और आंध्र प्रदेश से ही सुधाकर रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट जज, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, अब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। टीडीपी के लिए तो एक धर्म संकट बन गया। आपको क्या लगता है, ये वीपी इलेक्शन जो आया है 21 तारीख को और उसके पहले ये जो बिल आया है, इसका कोई कोरिलेशन है या सिर्फ एक ये डाइवर्जन है और उससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, डाइवर्जन के सिवाय कुछ करते नहीं। मैं अभी व्यास जी बोलने के बाद मैं डर रहा हूं कि मेरे डिक्की में कहीं 10-5 करोड़ लाके रखेंगे तो मैं क्या करूंगा। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ भाई तू डिक्की खोल के बिल्कुल सही है सर। तो डिक्की खोल के पैसे नहीं रखेंगे, वो लोग नारकोटिक्स लेके आएंगे, पंच भी आएगा, नारकोटिक्स भी आएगी साथ। तो लाइफ बन गया। ये दूसरी बात है कि बिल वो नहीं पास कर सकते। नायडू और नीतीश को थोड़ी भी शर्म होनी चाहिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उनके राज्य के लिए यदि दूसरी सरकार भी आती तो जो राज्य के लिए मिलना है मिलेगा ना, ये थोड़ा मोदी देगा। लेकिन वो क्यों सपोर्ट करते हैं मालूम नहीं। तीसरी बात ऐसी है कि ये जो आज वो हिम्मत कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि हम कुछ भी नंगा नाच करेंगे। बेशर्मी लोगों को क्या लगता है यार, बेशर्मी है, क्रूर है, जिनको किसी का डर नहीं। डर है, वो अंदर से बहुत डरते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं। तो इस डर के मारे ये बिल आ रहा है, वो कुछ नहीं होगा। हमें चर्चा का समय मिला, संधि मिली। जी, प्रकाश जी, हम सब लड़ते रहेंगे और लड़ने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। जय भारत, जय संविधान। जी, प्रकाश पोरे जी, आखिरी टिप्पणी
आपसे मुझे चाहिए इसी मुद्दे पर कि जहां तक सवाल है महाराष्ट्र के इलेक्शन का, 3 बजे लोक है। नीति सीएसडीएस के संजय साहब ने एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने 3 विधानसभाओं के वोट्स की कमती और बढ़ती होने की बात की। और हिंदू अखबार में एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकला कि जो बिहार एसआईआर हुई है, इसमें जो शोषित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, उन्हीं का वोट काटा गया है। क्योंकि जिस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रही है कि जाके सर्टिफिकेट बनवा के लाइए डोमिसाइल का, हर आदमी के बस की नहीं है। अपना कामकाज छोड़े, जो स्टेट में नहीं है, बाहर में माइग्रेटरी लेबर है, वो किस तरीके से डोमिसाइल बनवा के लेके आएगा। आधार को लिंक करने का काम आपने शुरू तो किया, पर आधार को आपने प्रूफ ही नहीं माना बिहार एसआईआर का। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि 65 लाख लोगों को आधार के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करने का मौका दें। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन, वोटों को काटना और वोटों को बांटना, और ईवीएम का खेला हमने लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये इलेक्टोरल रोल का मामला ईवीएम के मामले से भी बड़ा भारी मामला है। और तमाम अर्थशास्त्री इसका पूरा एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोगों को डरा के उनके ट्वीट निकलवा दिए जाते हैं। पर राहुल गांधी की जो बात थी कि 40 लाख से ज्यादा, वोट फॉर डेमोक्रेसी कहती है कि 56 लाख वोटों का आदान प्रदान हुआ। कोई 5 बजे के बाद इतनी लंबी लाइन नहीं थी कि 55% से सीधे 66% वोट हो गया। और कोई वेव नहीं थी। विदाउट वेव महाराष्ट्र के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। और शिंदे हटाए गए और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनाए गए। तो ये सारे मामले को आप कैसे देखते हैं संक्षेप में? ऐसा है कि महाराष्ट्र का जब इलेक्शन हुआ था, मैंने उसी इलेक्शन के बाद में इमीडिएटली उसी दिन कई चैनलों के ऊपर मेरे ये थे कि ये महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, ये 5 तरीके से बीजेपी ने हथियार लिया है। एक तो लोगों ने नाम काटे, बाहर राज्यों के लोग लाए, लाडली बहनाओं को ब्राइबिंग किया, डायरेक्ट पैसा भी दिया, और ईवीएम को जो है वो इन्होंने राउटर के थ्रू हैक किया। उसके कई वीडियोज आए थे। आज कैसा है मालूम है क्या कि इसको 5-6 महीने हो गए, और जिस तरीके से जैसे बोलते ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो देखिए, वो एक मारफकवाड़ी गांव है, वहां के लोग ये करने वाले थे, मॉकपोल करने वाले थे, नहीं करवाने दिया। मैंने भी हमारे गांव में और दूसरे बाजू के 2 गांव, वहां पे मैंने मॉकपोल करवाने के लिए सब गांव वालों को बोला। किसी तरीके से पुलिस वालों को मालूम पड़ा, पुलिस वाले उस गांव में गए, सरपंच को वगैरह इतना उन्होंने परेशान कर दिया कि वो सरपंच लोगों के मुझे फोन आए, उन्होंने बोला, पोरे साहब भाऊ माफ कर दो, मत करो, वो बहुत प्रेशर है, ये कर रहे वो कर रहे। अभी लोग देखिए क्यों नहीं करने दे रहे भाई? अब आपका इलेक्शन होगा, रिजल्ट लग गया, सब हो गया, आपको क्या कर देना? हम मॉकपोल करें नहीं तो और कुछ करें। लेकिन उसी से बात तो स्पष्ट है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, इसके बारे में दिल में कोई शंका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर, हालांकि क्या है, अगर ऐसा कुछ देश में इसके पहले होता था तो छोटी सी एक पोस्ट कार्ड के ऊपर ही देश की जो संविधान है यानी कोर्ट है, वो संज्ञान लेके कई पीआईएल दाखिल करवा के उसका रिजल्ट देती थी। आज प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो जज लोया को एक क्या मरवा दिए इन्होंने। देखिए ऐसा ही होता है। हमारे गांव के अंदर एक गुंडा था, उसने किया कुछ नहीं था, उसने निकाले एक बार पुलिस की पिस्तौल निकाल के उसके कनपट्टी में लगा दी। उसके बाद में एक दिन वो नंगा होके और बबूती लगा के हाथ में नंगी तलवार लेके, और कौन है, तो पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। तो उसी तरीके से इन्होंने जिस तरीके से दहशत फैला दी है सारी लोगों में, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, कि भाई आप अगर हमारे खिलाफ में जाएंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम आपको देख लेंगे। अभी उतने जो बोलते ना, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में जो जज्बा था, वो जज्बे वाले लोग रहे कितने हैं? अब किसान जिनको वो मर रहे हैं रोज सुबह शाम, वो आदमी उठने को तैयार नहीं है। 61 लाख करोड़ रुपए से उसको लूटा गया। उसको मैं तो कई जगह पे मेरे अखबारों में 4-5 लेख छाप दिए मैंने, करीब 50 एक तो उसके ऊपर सवाल कर दी। लेकिन अब लोग बुझ गए हैं और लोगों को अभी दिल में कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। और ये सबसे डेंजरस बात है। सबसे पहली बात, अगर कहने का मतलब मैं इसमें से बाहर निकलूंगा नहीं, अगर एक आधे पेशेंट ने, एक आधे बीमार आदमी ने ठहरा लिया, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता वो बीमारी से। वो पहले तो उसके दिल में जज्बा चाहिए, नो नथिंग डूइंग, आई विल गेट रीड, मैं ओके हो जाऊंगा। तो लेकिन अभी भारत के अंदर ये परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई है ये आत्मज की
बड़ी चिंता का विषय है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम तो हमारे काम पे लगे रहेंगे, आप तो करते रहते हो लगातार। कुलचे पाटिल के जैसे लोग हैं, निरंजन भाई साहब के जैसे लोग हैं, मैं सुन रहा था। कम से कम ऐसे कुछ लोग देख के और हमारी बातें सुन के अगर कुछ लोग उठे, क्योंकि अभी जो नई जवान पीढ़ी है वो तो मैं आपको बताता हूँ हमारे अकोले की परिस्थिति। देखिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर कभी ये क्या बोलते हैं, ये कावड़ यात्रा वगैरह नहीं थी, लेकिन मैं बताता हूँ अभी हर सोमवार को कावड़ यात्रा निकल रही है, और वो कावड़ यात्रा को लाखों रुपए स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, सारे युवक उसके पीछे लगे हुए। अभी वो होता नहीं है तो कल से गणपति बैठना चालू हो गए। अब 10 दिन गणपति चलेंगे, उसके बाद में 9 दिन नवरात्र चलेंगे। अभी युवा लोगों को कोई का मतलब ही नहीं है, वो बोलते बस हमको तुम दारू पिलाओ, शराब पिलाओ, पैसा दिलाओ, हम इसके अंदर खुश है। अभी किसके भरोसे पे आप करेंगे? तो ये चिंता की तो थोड़ी घड़ी है, ये हमको मानना पड़ेगा और हमको लगातार इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं आपके मेरे जैसे, इन लोगों को मैं अपील करके एक क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग करवाना मैं चाह रहा हूँ। मेरी कोशिश चल रही है इसके बारे में। जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, और एक को दूसरे के खिलाफ कि भाई देखिए इन्होंने आपके साथ किया, दूसरे को ये कहना कि देखिए तीसरे ने आपके साथ क्या किया, और तीसरे को ये कहना कि चौथे ने आपके साथ ये किया। तो ये लोगों में विमंस फैलाना, लोगों को आपस में बांटना, लोगों को लड़वाना, यही एक इनकी साजिश है, और इसी साजिश को बेनकाब करना हमारा कर्तव्य है। जय नारायण व्यास साहब, प्रकाश पोहरे जी, जस्टिस कोलसे पाटिल और जलील राठौर साहब, आपका इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।